हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर के बारे में और पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं आखिर यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका यूज हम किस तरह से करते हैं। और देखिए, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो इसका यूज बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप में इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इसका यूज आपको बहुत जगह यूज करता हुआ बिल्कुल दिख जाएगा। यानी जब आप 11th में पढ़े या फिर 12th में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूनिट वेक्टर का फिर से आपको यूज देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इस वेक्टर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ क्या ये टफ है, तो टफ बिल्कुल भी नहीं है, सबसे आसान है यूनिट वेक्टर को समझना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर के बारे में समझा था। वहाँ वेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, वो सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने विथ एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग आखिर यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं और इसमें हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यूनिट का मतलब क्या होता है आपको तो मालूम ही होगा। यूनिट का मतलब क्या होता है 1। जैसे हम कहते हैं ना यूनिटी हो जाओ, मतलब एक हो जाओ। समझ में आया कि नहीं? तो यूनिट का मतलब होता है 1। कहीं भी यूनिट मतलब है तो यूनिट का मतलब हर जगह 1 ही होता है। तो वही चीज यहाँ पे है यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर जो होती हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं किया है। तो कोई बात नहीं, बस अब अभी ध्यान रखिए कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमें अभी सीखना है, जिसपे हम एग्जाम्पल भी ढेर सारे करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जैसा कि बताया गया है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, इतना आपको बस अभी समझना है। फिर सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इट इज डिफाइंड फॉर डायरेक्शन। अब ये जो पॉइंट है ना, देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि ये जो होता है वो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो इसको अगर आपको यूज करना, कैसे यूज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना हो जाता है। यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड फॉर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मान लीजिए किसी को डायरेक्शन देना है। अब किसको मैं डायरेक्शन दूंगा, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा उसी को तो देंगे। तो आपको मालूम होगा, इतना तो बेसिक थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि जिसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर होता है। जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या बात किया कि अगर मान लीजिए जो डायरेक्शन, इसको यानी यूनिट वेक्टर जो होती है इसको हम डायरेक्शन देने के लिए यूज में लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो मान लीजिए कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसको मुझे वेक्टर बनाना है। बस सिंपल सा भी ये दिमाग लगाइए आप कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, स्केलर है, तो अगर मुझे उसको वेक्टर बनाना है तो मैं इस यूनिट वेक्टर के हेल्प से उसको वेक्टर बना सकते हैं। अब ये कैसे बना सकते हैं, इसी को तो हमें आगे क्वेश्चन की हेल्प से समझना है। ठीक है, तो बस अभी यहाँ पे सिंपली आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो मैग्नीट्यूड होती है यूनिट वेक्टर की वो 1 होती है, और जो यूनिट वेक्टर का काम में जो हम लेते हैं वो किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और फिर अब कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा बहुत देखते हैं। यानी हमें ये सारी चीजें सीखनी है कि यूनिट वेक्टर आखिर क्या होता है। ये तो हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर के बेसिस पे हम एग्जाम्पल कैसे करते हैं। आखिर यूनिट वेक्टर का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए ए जो है वो कोई वेक्टर है, जिसको मैं ए वेक्टर ऐसे बोल सकता हूँ, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। मान लीजिए ए जो है वो कोई वेक्टर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसका एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो एक वेक्टर है और मुझे क्या करना है, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रटना होगा। यानी ये जो फॉर्मूला है आपको ध्यान में रखना है कि जो यूनिट वेक्टर होती है, अब देखिए यहाँ पे ए के ऊपर हमने कुछ टोपी टाइप का बना के रखा है, तो इसको टोपी ही पढ़ते हैं। टोपी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे ए कैप। अब ए इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसको टोपी को भी कैप इंग्लिश में ही पढ़ दीजिए। यानी जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जो हम डिनोट करते हैं वो इस तरह से कैप लगा के करते हैं। और मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना था ए का यूनिट वेक्टर, इसलिए हमने ए के ऊपर कैप लगा दिया। इसको पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। समझ में आया, यानी ए का यूनिट वेक्टर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जो भी ए वेक्टर रहेगा उसमें हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में थोड़ा बहुत बस ध्यान दे दीजिए कि ए को हमने क्या किया है, बक्सा में बंद कर दिया, और बक्सा का मतलब मॉड है यहाँ पे। यानी जो ये लिखा हुआ है ना, जरा ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए।
तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ये जो ए वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड है। अब जैसा कि अभी बात किया था, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें अभी सीखना है। तो बस अभी आप बस इतना दिमाग लगाइए कि ये मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, बस कैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला, जो भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होता है उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ ए वेक्टर था, इसका हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, इस ए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर ये आपने ध्यान में रख लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। अभी हमने लिखा था ऊपर वाले पॉइंट में कि जो यूनिट वेक्टर होता है, नाम से ही क्लियर है यूनिट, इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे उसी चीज को हमने डिफाइन किया, यहाँ पे हमने इसको मैग्नीट्यूड पढ़ा। तो यहाँ पे जो हमने ए वेक्टर निकाला जो कि यूनिट वेक्टर है, तो उसको मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ए कैप है इसको हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमने पहले ही देखा है। तो यहाँ पे क्या काम का है, तो सबसे ज्यादा जो काम का है, पहली बात तो ये कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा, जो यूनिट वेक्टर का हम यूज करते हैं वो हम डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं। अब ये कैसे यूज करेंगे अभी हम समझ लेंगे एग्जाम्पल के हेल्प से। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब जैसा कि नीचे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ की पॉइंट लिखे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे अभी मैं ऐसा कुछ लिखूंगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी हमने समझाया ठीक है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें क्या इससे समझ में आना चाहिए, जो हम आगे काम में लेने वाले हैं वो यही पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर का यूज स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए किया जाता है डायरेक्शन देकर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी बात किया था कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम स्केलर बोलते हैं। अगर उसको आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है यानी डायरेक्शन देना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने लिखा है, लेकिन चलिए इससे पहले थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी बातें, तो देखिए ये जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर ऑफ, और फिर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले आपको यही चीज यहाँ पे समझना है कि एक्स एक्सिस यहाँ पे कैसे होगा, वाई एक्सिस कैसे है और जेड कैसे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये रहा एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ऊपर रहा वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कैसे रहेगा, तो इस दोनों के परपेंडिकुलर ये रहा जेड एक्सिस। जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये रहा ब्लू कलर का जो है वो वाई एक्सिस, ब्लैक कलर का एक्स एक्सिस, और जो मेरा फिंगर है वो जो है वो जेड एक्सिस है। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, तो ऐसे है। तो ये जो जेड एक्सिस में है ना, इसी को हमने इधर दिखाया है। ये जो बाहर है इसका मतलब ये जो जेड होगा वो ऐसे है। एक्चुअली एक्स है बोर्ड के प्लेन में, वाई जो है वो भी बोर्ड के प्लेन में ही है, लेकिन जेड जो है ना वो ऐसे है, इसके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये डॉटेड दिखाने का मतलब ये है कि बोर्ड प्लेन के अंदर है, उस साइड। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि यूनिट वेक्टर ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये चीज आपको देखिए, यहाँ पे दो चीज आपके लिए याद रखने वाली थी। ये तो चले, ये तो था ही, तो जो फॉर्मूला था वो आपको याद रखना है। दूसरा अभी जो मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, जो एक्स एक्सिस होता है ना, अब ये बताइए, हम जो बोलते हैं कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमने ऐसे ही बोलचाल में यानी स्केलर क्वांटिटी को बोल देते हैं ऐसे बोलचाल में कि कोई पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर मुझे इसी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, और आपको याद होगा वेक्टर में हम, या याद ना हो अभी मैं चलिए बता देता हूँ, जो वेक्टर होती है उसको हम आई कैप, जे कैप और के कैप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब भी वेक्टर की बात करेंगे वहां हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और डायरेक्शन की जब भी बात होगी या तो एक्स एक्सिस की तरफ होगी, या तो वाई एक्सिस की तरफ होगी, या फिर जेड एक्सिस की तरफ होगी, क्योंकि हम ये तीन डायरेक्शन के बारे में ही अभी तक जानते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अगर इतना समझ में आया तो क्लियर तो हो ही चुका है कि जो पार्टिकल है, कोई अगर मान लीजिए पार्टिकल मूव कर रहा है तो या तो एक्स में जा सकता है, या वाई डायरेक्शन में, या फिर जेड डायरेक्शन में। यही 3D होते हैं जो हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए कोई भी जो वेक्टर होती है वो आई कैप, जे कैप और के कैप में डिनोट किया जाता है। अब आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है उसी को हमें यहाँ पे समझना है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया, जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस हमने बताया कि जो एक्स एक्सिस ये रहा, तो अगर मुझे इसी एक्स एक्सिस को अगर मुझे क्या करना है, अगर वेक्टर में बताना है, तो उसी को मैं आई कैप बोल दूंगा। अब ये बात वही होगी ना लैंग्वेज वाली, यानी ऐसे समझिए ये वेक्टर एक अलग लैंग्वेज है पढ़ने का। जैसे मान लीजिए एक हिंदी है और एक इंग्लिश है,
तो हिंदी और इंग्लिश एक ही चीज को आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं और हिंदी में भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहां भी है। जो एक्स एक्सिस है उसी को मैं जब वेक्टर में बोलूंगा तो मैं बोल दूंगा आई कैप। समझ में आया कि नहीं? यानी जो समझिए ऐसे नॉर्मल एक्स एक्सिस ये दूसरा लैंग्वेज है और ये आई कैप जे कैप के कैप जो है वो कोई दूसरा लैंग्वेज है जिसको मैं वेक्टर बोल रहा हूँ। क्या ये बात आपको समझ में है? और वेक्टर में भी यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर टोपी लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं। यानी एक्स एक्सिस जो होता है उसी को वेक्टर फॉर्मेट में हम आई कैप बोलते हैं, जो वाई एक्सिस होता है उसी को वेक्टर फॉर्मेट में हम जे कैप बोलते हैं, और जो जेड एक्सिस होता है जो कि इसके बोर्ड के प्लेन के बाहर ऐसे होगा उसको मैं बोलने वाला हूं के कैप। यानी आई जे के बोलिए, एक्स वाई जेड को आई कैप जे कैप के कैप, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के कैप का मतलब जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? यही सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखा है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको मैं आई कैप बोलने वाला हूँ वेक्टर के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस है पॉजिटिव वाली उसको मैं जे कैप, और जो प्लस जेड एक्सिस है उसको मैं के कैप। वही चीज अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। क्यों? क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव में भी होगा और निगेटिव में भी होगा, है ना। तो निगेटिव वाले एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस निगेटिव वाली डायरेक्शन होगी उसको मैं माइनस आई कैप बोलने वाला हूँ, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है उसको पॉजिटिव यानी प्लस आई कैप बोलने वाला हूँ। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? तो अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आपको आई गेस कि आपको जितना मैंने समझाने की कोशिश किया उसमें से आपको 80 to 90% समझ में आ चुका है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको 110 हो ही जाएगा। चलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा ध्यान से इसको देखिए एक बार, ठीक है। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से ये स्पीड दे रखा है। जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। यानी पार्टिकल को जो स्पीड है वो स्पीड आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और बोला जा रहा है कि पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन फाइंड वेलोसिटी। यहाँ देखिए क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपने शायद अभी ये वैसे जानते भी होंगे, इतना तो 10th लेवल तक आइडिया लग जाता है कि जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर होती है ये जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी, ऐसा लगता है ना। तो देखिए जो स्पीड है उसको मैंने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि जो वेक्टर का सबसे ज्यादा बेपनाह जिससे मोहब्बत है वो है डायरेक्शन। तो बिना डायरेक्शन का तो हम वेक्टर की बात करते ही नहीं है। तो यहाँ पे स्पीड देखिए स्केलर था इसलिए सीधा लिख दिया 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? और फिर ये बोला गया है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप ऐसा समझिए जो एक्स डायरेक्शन हमने लिखा है ना, ये एक तरह से क्या काम कर रहा है, अब देखिए ये स्पीड की डायरेक्शन को बता रहा है कि हाँ इधर कोई पार्टिकल है जो 20 मीटर पर सेकेंड से प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। अब बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी, और हमने अभी बात किया है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, तो वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए हम कैसे बताएंगे। तो अभी हमने जो बात किया था कि यूनिट वेक्टर जो होती है इसका यूज हम डायरेक्शन को देने के लिए करते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। तो ये बताइए कोई अगर क्वांटिटी है और कोई क्वांटिटी में 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 से डिवाइड करिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मान लीजिए 2 है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? 2 ही रहेगा। तो वैसे ही ये तो हम स्केलर में बात किया, लेकिन वही चीज अगर मैं वेक्टर में बात करूं तो अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर भी दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? केवल हमें डायरेक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और डायरेक्शन ही तो हमें चाहिए ना वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया। हमें बोला गया पार्टिकल जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में। तो वेलोसिटी बताओ। तो सिंपल सा मतलब है, हमने अभी अभी देखा वेक्टर फॉर्मेट में मुझे अगर एक्स वाई जेड एक्सिस को अगर मुझे दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल है वो 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूं तो हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जरा ध्यान दीजिए 20 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 20 तो मैग्नीट्यूड है, और जब भी वेक्टर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देते हैं। तो स्पीड तो ये हो गया, हमें क्या करना है, इसको डायरेक्शन देना है। तो डायरेक्शन क्या बोला गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो हमें क्या करना है, सिंपल इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना है। यही हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या ये आपको समझ में आया? तो ये बहुत ही आसान है। अभी आपको बहुत ही इजी वे में चीज़ों को समझना है, आगे चलकर यही सारी चीज़ें यूज होने वाला है। अब यूनिट वेक्टर केवल आई कैप, जे कैप और के कैप ही नहीं होगा जो आप मल्टीप्लाई करेंगे।
ये और भी दूसरे फॉर्मेट में हो सकता है, जो हमें समझना है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इसलिए इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर ले। क्या अभी जो भी हमने समझाया आपको समझ में आया? यानी मैं ओवरऑल बात करूं तो यूनिट वेक्टर ऐसी वेक्टर होती है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, पहली बात। और यूनिट वेक्टर का जो हम यूज करते हैं वो हम किसी को डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूनिट वेक्टर से किसी में मल्टीप्लाई कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको केवल डायरेक्शन मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मैग्नीट्यूड पे फर्क तो तब पड़ेगा ना जब इसकी कोई वैल्यू होगी, इसकी तो 1 होती है, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूं तो। समझ में आया कि नहीं? फिर तीसरी बात, कुछ यूनिट वेक्टर होती है वो हम कैसे निकालते हैं? तो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उसमें हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये आपको 3 पॉइंट यहां से याद रखना है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब चलिए हम लोग समझते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, और यहाँ पे सीखते हैं कि पोजीशन वेक्टर किस तरह से हम लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और इसका डायरेक्शन वगैरह जो भी होता है, हर एक चीज़ के बारे में हम बहुत ही डिटेल में जाकर के समझने वाले हैं विथ डायग्राम। देखिए, जैसा कि मैंने बात किया था पहले भी कि जो पार्ट फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, यानी जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे पार्ट विथ डायग्राम आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझते हैं और जब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कहीं ना कहीं आपके माइंड में 3D विजुअलाइजेशन डायग्राम एकदम क्लियर दिखना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आप मजे के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है। अब देखिए, इस पे अभी बिल्कुल आप मत सोचिए, अभी जो मैं बोल रहा हूं बस उस पर ध्यान दीजिए। अभी क्या लिखा है नहीं लिखा है उस पर बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, ठीक है? तो जैसा कि आप बताइए, पोजीशन का मतलब आपको मालूम होगा। पोजीशन का मतलब क्या हुआ ये बताइए। अगर मैं इस मार्कर को कहीं पे रख दूं तो इसका यह स्थान होगा कि नहीं? स्थान पोजीशन का हिंदी होता है ना स्थान, तो सिंपल समझिए, यानी इसको जब हम कहीं रखेंगे तो ये कोई ना कोई पोजीशन पे ही रखा गया है। तो अगर मैं जरा ध्यान दीजिए, अभी मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस की बात किया था, तो ये बताइए अगर मैं 3D स्पेस में बात करूं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस अगर मैं स्पेस की बात करूं, तो अगर मैं इस मार्कर को कहीं पे रख दूं तो जरा ध्यान दीजिए, इसका कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, और कोऑर्डिनेट के बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कुछ एक्स वाई जेड में कुछ ना कुछ तो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जो एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट होगा ना, उसी को मैं बोल रहा हूं इसका पोजीशन है। जरा ध्यान दीजिएगा, पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हमने किसी पार्टिकल को कहां पे रखा है, या कोई भी पार्टिकल कहां पे है, वो जहां पे भी होता है वही उसका पोजीशन होता है। अभी मैं नॉर्मल पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैंने वेक्टर नहीं लगाया, अभी सिंपल स्केलर के टर्म में बात कर रहा हूं। यानी ये जो है, जरा ध्यान दीजिए, अगर मैंने इस मार्कर को कहीं रखा है तो ये कहीं ना कहीं पोजीशन पे रखा गया होगा, तो इसको हम पोजीशन बोलेंगे। अब मुझे इसी पोजीशन को क्या करना है, वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। और वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी स्केलर को? देखिए, पोजीशन एक स्केलर है, पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, देखिएगा। तो अभी हमने क्या बात किया था, जरा ध्यान से सोचिएगा। अभी हमने कुछ देर पहले यूनिट वेक्टर के बारे में सीखा है कि जो मुझे मान लीजिए किसी स्केलर को वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? यूनिट वेक्टर का ही हेल्प से करूंगा ना, यानी यूनिट वेक्टर से मुझे उस पर मल्टीप्लाई करना है। अब वो कैसे मल्टीप्लाई करना है, वही सारी चीजें तो हमें पढ़ना है। यानी मैं किसी पार्टिकल को अगर कहीं रखूं तो इसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा, उसी पोजीशन को मुझे क्या करना है, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अब चलिए आपको ले चलता हूं डायग्राम की तरफ। यहां देखिए जरा ध्यान से, मुझे एक्स वाई जेड 3 ये डायमेंशनल हमें एक्सिस दे रखा है, और यहाँ पे 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे हमें बी पॉइंट दे रखा है। और ए पॉइंट है तो जैसा कि अभी हमने बात किया था कि इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट भी होगा, तो उसी कोऑर्डिनेट को x1, y1, z1 दिया है। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है? अगर मैं बात करूं पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी के बारे में भी हमें दे रखा है कि x2, y2, z2 जो है इसका पोजीशन है। लेकिन हमें पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, हमें पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। अब देखिए, आगे चल के जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, तो पोजीशन को ही मैं वेक्टर ही समझने वाला हूं। अगर मैं पोजीशन बोल रहा हूं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो ऑलरेडी वो वेक्टर ही होता है। लेकिन ठीक है, अभी मैं समझाने जा रहा हूं, इसलिए मैं पोजीशन को स्केलर की तरह बात कर रहा हूं और पोजीशन वेक्टर को मैं वेक्टर की तरह बात कर रहा हूं, ठीक है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि बी का कोई ना कोई पोजीशन होगा x2, y2, z2। हमें पोजीशन नहीं, पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए का मान लीजिए अगर आपको पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है, इसका पोजीशन तो मालूम है, हमें इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। जरा ध्यान दीजिए, अभी एक हमने एग्जांपल किया था, इससे पीछे हमने एक एग्जांपल किया था जहां पे हमने देखा कि एक पार्टिकल है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर जो था वो स्पीड था, यानी हमें स्केलर दे रखा था वो कि 20 मीटर पर सेकेंड था, मैग्नीट्यूड से हमें एक्स एक्सिस में जा रहा है।
तो हमने उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था स्केलर में, तो वो वेक्टर बन गया था। क्या ये बात आपको समझ में आया? अभी अभी हमने वेलोसिटी निकाला था तो वो 20 i कैप आ गया था। एग्जैक्टली वही चीज आपको करना है। हमने क्या बताया कि जो ए है, ए का पोजीशन वेक्टर x1, y1, z1 है, हमें इस पोजीशन को हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x1 का मतलब क्या होता है ये बताइए। सिंपली अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या डिनोट कर रहा है, इसका लोकेशन है नहीं है, ये बताइए भाई। अगर मैं जैसे गूगल मैप पे आप किस चीज को सर्च करते हैं तो लोकेशन बताता है ना कि कैसे कैसे आपको वहां तक जाना है, तो सिंपली ये भी तो वही कर रहा है कि अगर ए तक जाना है, और ए हम कहां से जाएंगे, ओरिजिन से, अगर मुझे ए तक जाना है तो कैसे कैसे जाना है, वही चीज तो ये बता रहा है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है वो ए पॉइंट का लोकेशन है। यानी यहां तक अगर आपको पहुंचना है तो x1 आपको x डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, y1 आपको y डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और z1 आपको z डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो आप ए पॉइंट पे पहुंच जाइएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया कोऑर्डिनेट का मतलब? क्या आपको इससे पहले आपको ये मालूम था? आपको झूठ बोल रहे, मालूम था? क्या मालूम था या नहीं? मालूम था नहीं, है 10th में पढ़ा होगा ना आप। अरे कोई बात नहीं है ना, अगर मालूम था बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम था तो अभी मालूम कर लेते हैं, है ना। यानी आपने समझ गया होगा। यानी जो ये है इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है, समझ में आया कि नहीं? इसका लोकेशन बता रहा है। तो हमें इसी को क्या करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है ना, पोजीशन वेक्टर के लिए। तो आपको पता चल चुका है कि यहां तक जाने के लिए x1 हमें x डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, y1 y डायरेक्शन में, और z1 z में। और मुझे ये पता चल चुका है कि इतना मुझे इस डायरेक्शन में, इतना मुझे इस डायरेक्शन में, इतना मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो x1 x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मुझे क्या करना है, x1 में x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहां से हमें यह समझ में आया कि मुझे किसी स्केलर को मुझे अगर वेक्टर बनाना है और मुझे ये मालूम है कि वो जो क्वांटिटी है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रही होगी, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही होगी, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, हम आगे समझेंगे। यानी जिस भी डायरेक्शन में कोई क्वांटिटी मूव कर रही होती है तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या होगा, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी जो मैं समझा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x1 x डायरेक्शन में जाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x1 में i से मल्टीप्लाई कर दिया i कैप से। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ a, यानी हमें a को अगर पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम है a तक जाने के लिए x1 जाना पड़ेगा x डायरेक्शन में, यानी x1 में हमें क्या करना है, i कैप से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने बात किया था कि जो x एक्सिस का जो हमने अभी अभी लिखा था कि x डायरेक्शन का जो ये यूनिट वेक्टर होता है i कैप, जो y डायरेक्शन का होता है वो j कैप, और जो z डायरेक्शन का होता है वो k कैप। क्या अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, वही चीज का हमने यूज किया यहाँ पे कि हमें a का अगर लिखना है तो x1 x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x1 i कैप हो गया, फिर प्लस, फिर y1 हम किस में जा रहे हैं, y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन का मतलब j कैप, तो j कैप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस z1 जा रहे हैं k कैप यानी z डायरेक्शन में, मतलब हमें z1 में k से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो आ गया, अब ये आ गया RA जो है RA वेक्टर, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ A। समझ में आया आपको? तो ये हो गया A का पोजीशन वेक्टर। एग्जैक्टली उसी तरह B का भी आप लिख सकते हैं, यानी B तक आपको अगर जाना है तो आखिर मैं वेक्टर नहीं स्केलर में बात कर रहा हूँ। ये बताइए B का पोजीशन क्या है, x2, y2, z2, यानी ये इसका कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका लोकेशन है। यानी यहां तक पहुंचने के लिए हमें x1 x2 जाना पड़ेगा x डायरेक्शन में, y2 जाना पड़ेगा y डायरेक्शन में, और z2 जाना पड़ेगा z डायरेक्शन में। तो मुझे मालूम है ये चीज इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर में बन जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, x2 जा रहा है x में, तो x2 में i कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y2 y डायरेक्शन में मतलब j कैप में, क्योंकि y का j कैप होता है तो हमने j कैप से, प्लस z2 किस डायरेक्शन में जा रहा है, z डायरेक्शन में, और z का होता है k कैप, तो हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आई होप कि आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में समझ में आया होगा। और देखिए अभी तक जो भी बोर्ड पे हमने यहाँ लिखा है ना, ये अभी तक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आगे सब जगह यूज होगा, भर भर के यूज होगा, इसलिए इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम आगे की तरफ इसी को यूज करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या किया था, ये सारे जो हमने पोजीशन वेक्टर लिख रखे हैं वो एक तरह से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा है ना। ये बताइए, हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा, ऐसे समझिए, हम ऐसा क्यों बोल रहे, अभी इसमें समझ में आ जाएगा। अब बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये बताइए, हमें यहाँ ए और बी पॉइंट पे जो हम गए हैं वो कहाँ से जाना स्टार्ट किया है, ओरिजिन से ना, और हम जहां से जाना स्टार्ट करते हैं वो उसी को हम बोल देते हैं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए,
यानी अब जो मुझे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है वो अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं करना, वो मुझे किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी और का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या चेंज होगा जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने ए जैसा कि यहाँ पे लिखा था वैसे ही लिखा, जहाँ पे जैसे बी था वैसे हमने वैसे के वैसे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। और अभी हमने बात किया है कि हम जहाँ से जाना स्टार्ट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमें कहाँ जाना है, बी पे। ऐसा समझिए हमें बी का कैलकुलेट करना है ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए से हमें बी तक जाना है तो हमें इसका पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। यानी बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा ये हमें निकालना है। समझ में आया? जरा ध्यान दीजिए। हम मान लीजिए ऐसा आप ए पे हैं और आपको बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो आपको यहां से यहां तक जाना है। मतलब आपका डायरेक्शन जाने का क्या रहेगा, जहां से आप जा रहे हैं और जिस पे जा रहे हैं उसकी तरफ आप जाइएगा ना। तो बी का पोजीशन वेक्टर अगर ए के रिस्पेक्ट में लिखना है, इसका मतलब ए से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, बी तक जा रहे हैं, तो आपका डायरेक्शन क्या रहेगा जाने का, ये रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ए टू बी होगी। क्या आपको डायरेक्शन के बारे में समझ में आया हमने कैसे लिखा? यानी यहाँ पे अगर मैं इनिशियल फाइनल की बात करूं तो आप स्टार्टिंग में कहाँ पे थे, ए पॉइंट पे, अब बाद में कहाँ पे चले गए, बी पॉइंट पे। मतलब ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है और बी जो है वो फाइनल पॉइंट है। तो अब आते हैं मुद्दे पे, आपको बी का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है आर वेक्टर जो है इसी को हमने लिखा आर बी ए। आर बी ए का मतलब पोजीशन वेक्टर, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या ये बात आपको समझ में आया? जैसे हमने लिखा था आर ए का मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, आर बी का मतलब बी का, इसी तरह बी यहाँ पे आर बी ए है, मतलब बी का ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, आर बी माइनस आर ए। इस फॉर्मूले को आप चाहे तो रट भी सकते हैं। यानी हमें जिसका निकालना हो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो जिसका हमें निकालना है उसमें से इनिशियल वाले को माइनस कर देना है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने क्या लिखा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यानी अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए दो पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए ए बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो आपको बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आपको क्या करना है, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए से आपको बी की तरफ जाना है। तो डायरेक्शन तो हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ की तरफ जाने वाले हैं, तो हमें बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट में। तो जरा ध्यान दीजिए, आप जहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, मतलब ए से चलना स्टार्ट किए, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो जिसका निकालना होता है उसमें से इनिशियल वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी का हमें ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर मैं किसी और के रिस्पेक्ट में निकालूं, तो जिसका हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर उसमें से जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं। यानी सिंपली आप देखिए, आप यहाँ हैं और वो पॉइंट यहाँ है, फाइनल वो रहा इनिशियल, तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो फाइनल में से आपको इनिशियल को माइनस करना है, बस सिंपल सा, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो हमने यही चीज किया। यहाँ पे देखिए आर बी हमने ऑलरेडी लिख रखा था, यहाँ पे आर ए भी लिख रखा था, हमने दोनों को वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये आर बी है और ये आर ए है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमने देखिए यहाँ पे कुछ माइनस प्लस किया है, यानी x2 में से x1 को माइनस किया है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर में प्लस माइनस हम आगे सीखेंगे, वेक्टर में जो प्लस माइनस का रूल होता है, आप आई कैप में से आई कैप को ही माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिंपली यह ध्यान रखना है कि जब भी हम वेक्टर को सम या डिफरेंस दोनों में माइनस करते हैं तो वो सेम सेम के साथ होता है, अलग नहीं होना चाहिए भैया, नहीं तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। बस वही चीज़ हमने किया है, यानी आई कैप में से आई कैप ही माइनस होगा, जे में से जे ही माइनस होगा और के में से के ही माइनस होगा। आप आई में से जे को माइनस नहीं कर सकते। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी वेक्टर में हम सेम सेम को प्लस सेम सेम को माइनस करते हैं, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो वही चीज हमने किया, इस x2 में से x1 को माइनस कर दिया, फिर आई कैप एक जैसा को रखा, फिर y2 i j कैप माइनस y1, यहाँ से सब कुछ माइनस कर दिया। तो यहाँ से जो बना वो b का पोजीशन वेक्टर आया a के रिस्पेक्ट में, जिसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, a से b की तरफ। क्यों? क्योंकि आप a के रिस्पेक्ट में b का निकाल रहे हैं, मतलब आपको b पे जाना है a से, तो आप a से b तक जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे ना, b की तरफ घूम के, तो डायरेक्शन a टू b रहेगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो ये जो पॉइंट है ना वो कुछ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो हमने सीधा सीधा कोऑर्डिनेट को इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं। यानी ये जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है ए के रिस्पेक्ट में। तो मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको कैसे लिखना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमें इतना नहीं करना हर बार, यानी बी का लिखना है ए के रिस्पेक्ट में। तो हमने बस आपको ध्यान ये रखना है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, और फाइनल होता क्या है, तो जिसका हम कैलकुलेट करते हैं वो फाइनल, जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं वो इनिशियल। क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट का मतलब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, तो हम पहले जहाँ थे वो इनिशियल, बाद में जहाँ जाएंगे वो फाइनल। ठीक है, तो आपको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा,
तो हमने अभी क्या बोला था, सेम सेम को माइनस प्लस करना है, यानी इसके एक्स से इसके एक्स को ही माइनस करना है। इसके एक्स में से इसको वाई को माइनस कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वही शर्मा जी लाला जी वाला बात हो जाएगा। तो सेम सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस हो गया, वो सब खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो अदर चीज़ अगर मिला रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी ना चीज़ें, तो इसीलिए आप सेम सेम को प्लस सेम सेम को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस करना है। तो सेम सेम का मतलब एक्स में से एक्स को, वाई में से वाई को, जेड में से जेड को। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, x2, यहाँ पे x1, तो x2 माइनस x1, और ये आप किसको कर रहे हैं, x डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं ना अभी। तो ये तो आ गया स्केलर, एक तरह से मैग्नीट्यूड आया कि x2 माइनस x1, लेकिन आपको वेक्टर निकालना है ना, तो वेक्टर के लिए हमें उसमें डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्शन दिया था आई कैप जे कैप से, समझ में आया। तो यहाँ पे बताइए हमने क्या लिखा, x2 माइनस x1, और ये किस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, x में, इसलिए हमने लिखा आई कैप। फिर देखिए y2 माइनस y1, फिर लिखा यहाँ पे जे कैप क्योंकि y डायरेक्शन में है, फिर z2 माइनस z1, फिर लिखा यहाँ पे k कैप, क्योंकि यहाँ पे जो ये z2 माइनस z1 है वो z डायरेक्शन में होगा, तो उसको मुझे वेक्टर बनाना है तो k कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यही सारी चीज यहाँ भी हुआ था, कैसे, तो हमने यहाँ पे जो भी लिखा है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा है। तो देखिए फाइनल माइनस इनिशियल रहा a के लिए, तो फाइनल x1 माइनस 0 करिएगा तो यही आएगा, फिर y1 माइनस 0 करिएगा तो यही बनेगा, फिर z1 माइनस 0 करिएगा तो यही बनेगा, समझ में आया। उसी तरह से देखिए b का अगर ओरिजिन o के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, तो फाइनल देखिए x2 है, इनिशियल 0 है, तो यहाँ पे x2 आई कैप, फिर देखिए y2 माइनस 0, y2 आएगा, और ये y डायरेक्शन में है तो j कैप, z2 माइनस ये 0, तो यहाँ पे z2 आएगा, और ये z डायरेक्शन में तो k कैप। क्या यही चीज़ हमने वहाँ भी किया है, तो बस यहाँ 0 0 था तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको समझना है। अगर ये आप समझ गए फिर तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आई होप कि आपको इतना यहाँ पे क्लियर जो भी है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर क्लियर हो गया है तो चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी थोड़ा बहुत डाउट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। अभी हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे तो ये 110% आपका क्लियर हो जाएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और क्लियर करके भी देता हूँ। उसी तरह से अभी मैं फिर से क्लियर करके देने वाला हूँ। तो पहले आप इसको फटाफट अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब चलिए हम लोग समझते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आगे न्यूमेरिकल में हम यूज करने वाले हैं उन सभी पार्ट के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, यानी यहाँ पे वो सारे पॉइंट हमने लिख डाले हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी जैसा कि हमने इसके बारे में समझा था कि अगर मुझे पॉइंट बी का अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 और सेम यानी सेम कास्ट में होगी शादी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर कास्ट में अगर कुछ हो गया भैया तो तब तो पूरा ही समाज आपके ऊपर टूट पड़ेगा, है ना। तो इसलिए सेम को ही प्लस माइनस करना है, अपोजिट में से नहीं करना। तो इसलिए हमने x2 में से x1 को माइनस किया और ये x डायरेक्शन का है इसलिए आई कैप हमने लगा दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो हम जिस डायरेक्शन की बात करते हैं उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा आई कैप प्लस y2 माइनस y1, क्योंकि ये फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करते हैं तो हम इस तरह से अभी सीखा था। तो y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये आ गया r वेक्टर जो कि b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a के रिस्पेक्ट में। क्या ये बात आपको क्लियर है। अब इसी के बारे में हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, यानी यहाँ पे हमने जो b का पोजीशन वेक्टर a के रिस्पेक्ट में निकाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखिए अभी से पहले हमने केवल मैग्नीट्यूड टर्म का यूज किया था और आपके माइंड में वहां पे क्वेश्चन आया भी था कि ये मैग्नीट्यूड है क्या, ये होती क्या चीज है ना। तो देखिए सिंपल मैग्नीट्यूड हमने पिछले क्लास में भी समझा था कि जो वेक्टर की लेंथ होती है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपल ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में सोचिए। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये मॉड ऑफ आर वेक्टर का मतलब अभी समझा था, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मॉड लगाने का मतलब मैग्नीट्यूड, एम से मॉड एम से मैग्नीट्यूड। तो ये मॉड ऑफ आर जो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आर वेक्टर सबसे पहले तो देखिए है था क्या, तो ये आर वेक्टर ये था। तो हमें सिंपली क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला का पैटर्न आपको याद होना चाहिए। यानी सिंपली ऐसे याद रखिए कि जो भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे उस किसी भी वेक्टर का, तो ये अंडर रूट सबसे पहले तो हमें अंडर रूट करना है, उसके बाद आई कैप का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करना है, प्लस जे कैप का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर, प्लस के कैप का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या था, x2 माइनस x1, उसका स्क्वायर किया, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, y2 माइनस y1, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस
के कैप का कोफिशिएंट क्या है, Z2 माइनस Z1, तो उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट सबका कर दिया। ये है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो ऐसे याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, अंडर रूट सबसे पहले, उसके बाद आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करना है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बहुत सही बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट लिखे हैं। ये जो आर है ना, इसको मॉड ऑफ आर भी बोलते हैं, यानी सिंपल अगर मैं आर भी लिख दूं यहाँ पे, उसका मतलब भी है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। क्यों आर लिखने का मतलब ये हुआ, केवल हम मैग्नीट्यूड बता रहे, ऊपर एरो लगा देंगे तो वेक्टर बन जाएगा, जो कि ये है। तो हम अगर सिंपल आर भी लिखते हैं, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है। क्या ये क्लियर है? कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का चीज हमें आगे क्वेश्चन में यूज करने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब नीचे हमने लिखा है कुछ इसी का एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने ए वेक्टर कोई भी रैंडम ले लिया, जो कि ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के के। अब आपके माइंड में ये आएगा कि माइनस भी हो सकता है क्या, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए माइनस हमने कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो आपने सिंपली यही फॉर्मूला लगाना कि अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। तो वही हमने किया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया, ए आई कैप का कोफिशिएंट क्या ए, तो हमने ए का स्क्वायर किया प्लस जे कैप का जो भी कोफिशिएंट है या माइनस बी है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, सिंपली माइनस बी कर देंगे। आपको ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, यानी सिंपली ध्यान रखना है कि जे कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ स्क्वायर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो प्लस ही बनना है, प्लस यहाँ फिर के कैप का क्या कोफिशिएंट है सी, तो यहाँ सी का स्क्वायर। तो आपको ये चीज याद रखना है। और जैसा अभी हमने बात किया, सिंपली अगर ए भी लिखा हुआ है इसका मतलब मॉड ऑफ ए है, यानी ए का मैग्नीट्यूड है। बहुत सही बात है। अब अभी हमने जैसा फॉर्मूला देखा था यूनिट वेक्टर का, तो सिंपली हमने यही किया कि मान लीजिए अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है आर वेक्टर का, यानी आर वेक्टर हमने क्या निकाला, बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमने सीखा था जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। और वहां पे जो आपका डाउट था वो यही था कि मैग्नीट्यूड क्या चीज है। तो आर वेक्टर तो हमें पता चल गया कैसे निकालना है, और मैग्नीट्यूड भी अब पता चल चुका है कैसे निकालना है। तो अब हम आराम से क्या यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ये मस्ट है। यानी यही सारी चीजें हैं जो आगे बार बार आपको 11th ही नहीं 12th में भी सब जगह आपका पीछा करता हुआ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से अभी समझ लेते हैं तो ये आपका दोस्त बन के आपके साथ चलेगा। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो यही दोस्त आपके लिए दुश्मन बन के आपके आगे पीछे घूमता रहेगा। तो इसीलिए बेहतर है टाइम रहते चीज़ों को दोस्त बना लीजिए, ताकि आगे चल के आपका वो हेल्प करे, आपका दुश्मनी पीछे से छुड़ा मारने का काम ना करे। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अभी तक जितना हमने समझा है ना, वो सभी चीज़ों को मैंने एक ही एग्जाम्पल में लिखने की कोशिश किया है, और इस एग्जाम्पल के बेसिस पे अभी जितना हमने समझा था वो हर एक पॉइंट को अच्छे से कायदे से आप समझ लीजिएगा। बस आप ध्यान से चीज़ों को सुनते चलिए। यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी, और उसका हमें कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 2, 4 एंड हमें बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 2, 0। ठीक है, फिर हमें इसके बेसिस पे हमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, जैसा कि अभी हमने बात किया था। तो इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फटाक से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आप वहां से दूसरे जिसका कैलकुलेट करें वहां तक जा रहे, तो जहां से आप चलना स्टार्ट किए हैं, यानी जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है वो इनिशियल, बाद वाला फाइनल जिसका निकालना है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से माइनस करना है किसको, इनिशियल वाले को, और डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर लगेगा देखने में भी और सोल्व करने में भी। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी, जैसा कि अभी बात किया था। और अगर बात रही डायरेक्शन की, तो हमें कैलकुलेट करना है बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए से बी जाना है तो हम ऐसे चलेंगे। इसका हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 2, 4, बहुत सही बात है। इसका 0, 2, और 0 दे रखा है, इतना हमें गिवन है। हमें निकालना है इसका पोजीशन वेक्टर, तो मैं क्या करता हूँ, आर वेक्टर ले लेता हूँ। आप चाहे तो आर बी ए भी लिख सकते हैं, बी का ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमने डायरेक्शन दिखा दिया, मतलब हमने ऑलरेडी वही लिखा है, तो हमने इसने सीधा आर वेक्टर लिख दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए आराम से फटाफट लिखते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी को मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं आर इनिशियल से डिनोट कर देता हूँ ऐसे ही, और जरा ध्यान दीजिए ये जो हमें बी लिया है इसको मैं आर फाइनल वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ।
ताकि मैं ये समझा पाऊं कि जब भी मैं पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर लिखता हूं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ही करना होता है। तो मुझे आर वेक्टर निकालना है, तो चलिए ए पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। आर वेक्टर कैसे हो जाएगा, तो आपको बी का ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए से आप बी की तरफ जा रहे हैं, तो बी फाइनल ए इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या करना है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये करना है। यहाँ पे ये जो है वो इसका पोजीशन है, ये जो है इसका है, ठीक है। तो हमें ये करना, अब हमने सीखा था उतना हमें फॉर्मूला लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सिंपली इस वाले कंसेप्ट का यूज करना है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करिए, तो देखिए यहाँ पे हमने एक चीज और समझाया था कि x में से x को, देखिए यहाँ जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम x में से इसके y को माइनस कर देते हैं या फिर इसके y में से इसके x को माइनस कर देते हैं। तो वो ध्यान रहे हम सेम सेम को माइनस प्लस करेंगे। अभी समझाया था कि अलग अलग चीज़ों में कास्ट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सेम सेम के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ जीरो में से यहाँ जीरो, क्योंकि पहला x होता है, दूसरा y, तीसरा z होता है, तो यहाँ भी x y z ऐसे ही होगा। आप चाहे तो x1 के टर्म में और यहाँ x2 के टर्म में नीचे लिख लें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलो मैं थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए लिख देता हूँ x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट है, और मैं इसको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते, बस समझिए ध्यान से। यहाँ पे z1 हमें क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब x2 माइनस x1। तो चलिए यहाँ पे x2 की जगह 0 है, x1 की जगह 3 है, तो 0 माइनस 3 ये x डायरेक्शन का कैलकुलेशन है, इसलिए i के प्लस यहाँ देखिए y2 माइनस y1, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 माइनस 2, यहाँ पे j कैप आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए z की जगह 0 है, यहाँ पे z की जगह 4 है, तो यहाँ पे मुझे फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रहे हमें ज़्यादा में से कम को माइनस नहीं करना है, हमें फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, चाहे वो कुछ भी हो, ज़्यादा हो या कम हो। तो यहाँ पे k कैप, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो r वेक्टर बना वो r वेक्टर क्या बना, 0 यानी -3 है ना, तो -3 i कैप, माइनस आया कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए यहाँ पे 0 बन जाएगा ये, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ये तो 0 हो गया, फिर बनेगा -4 k कैप। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ पे जो हमें पहले पार्ट में जो आंसर निकालना था वो यही आंसर हो गया। आई होप कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, अगर आपने ये समझ लिया होगा तो ठीक है। अब चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि फाइंड यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। अब जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आपको यही इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्या यहाँ पे यही करेंगे? अब आपके माइंड में ये होगा कि इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको आप देखते हैं, हमें मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है तो अभी हमने सीखा है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। कैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिएगा? अरे फॉर्मूला देखिए, जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना कैसे करिएगा, तो फॉर्मूला को माइंड में रिवाइज करिए, बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले को बोलेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने बताया कि जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ आर वेक्टर है, आई कैप का कोफिशिएंट बताइए कितना है, -3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, 0 है, तो उसको छोड़ दीजिए। के कैप का कितना है, -4, तो यहाँ -4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बना। हमें इसको स्क्वायर करना है, तो जरा ध्यान दीजिए, √9 + 16 ये बनेगा √25, और अब 25 को जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बना वो 5 आ गया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 5 रहा। अब चलिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट का तो हमें सिंपल क्या निकालना था, हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। तो अब फटाफट यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर निकाल लिया तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, ये हमने फॉर्मूला सीखा है। अब सब वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो आर वेक्टर -3 आई कैप -4 जे कैप और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5, यानी ये जो रहा ये बन गया क्या, यूनिट वेक्टर आर का, ये रहा आंसर, ठीक है। अब चलिए सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट में क्या बोला गया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ये देखिए वेक्टर ए नहीं है यहाँ पे, ए का मतलब है पार्ट ए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का पार्ट है ना ये ए है, ये वाला ए का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपली हमने अभी तो ऑलरेडी लिख ही चुका था कि जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5। तो ये सी पार्ट का आंसर तो यही सीधा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली पार्ट है ना, ये तीनों पार्ट तो हो चुका है। अब चलिए समझने वाला पार्ट डी है। अब जरा ध्यान से देखिए, डी पार्ट में आपको क्या समझना है, क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और वो मूव कर रहा है ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ जा रहा है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन हमने अभी कुछ देर पहले किया था, जिसमें हमने 20 मीटर लिया था एक्स डायरेक्शन में। तो वहाँ मुझे ऑलरेडी मालूम था कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्स डायरेक्शन का मुझे यूनिट वेक्टर ऑलरेडी मालूम था, आई कैप होता है। तो इसलिए मैंने 20 में आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो आ गया था वेलोसिटी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो जा रहा है ए से बी की तरफ।
तो हमें ये स्पीड दे रखा है, मुझे वेलोसिटी निकालना है। तो हमने बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका यूज हम सब जगह वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। यानी अगर कोई स्केलर गिवन है, हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यूनिट वेक्टर के हेल्प से उसको कर सकता हूँ। यानी यूनिट वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1, तो मैं मल्टीप्लाई कर भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मुझे वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए से बी की तरफ ये जो पार्टिकल जा रहा है वो ए से बी जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, ए से बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर से मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है स्पीड में, क्योंकि जो ए से बी का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन से मुझे मल्टीप्लाई करना है ना यूनिट वेक्टर। हमने क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो पार्टिकल ए से बी जा रहा है, इसका मतलब ए से बी डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा उससे अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो बहुत सही बात है। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा जो समझने वाला था, तो आप आराम से लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, वेलोसिटी को क्या मैं लिख सकता हूं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे स्पीड लिखेंगे और स्पीड में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर किसकी तरफ, बी, यानी ए से बी की तरफ जो भी होगा, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो जरा ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल की स्पीड या कुछ भी मैग्नीट्यूड दे रखा है और वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको चाहिए वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो मुझे वेलोसिटी यानी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है ए टू बी जा रहा है, यानी हमें ए टू बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उससे अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था कितना है वो वेक्टर, तो यहाँ पे स्पीड जो भी है उसको लिख दीजिए, जो कि 20 है, इनटू यूनिट वेक्टर अभी कैलकुलेट किया था, देखिए इधर ये रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे, -3i केप -4j केप डिवाइडेड बाय 5, ये रहा यूनिट वेक्टर। अब 5 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो पार्टिकल की वेलोसिटी बनी, क्या ये बात आपको समझ में आया कि हम कैसे क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ, चलिए मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये बात समझना है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो उसका सिंपल सा फंडा है, जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रही है, जो भी चीज़ जा रही है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करिए। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मालूम है, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसमें इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अभी हमने जितना समझाया विथ एक एग्जाम्पल में, हमने सारे अभी तक जो भी टॉपिक सीखा था वो सभी टॉपिक को समझाने की कोशिश किया, और आपको समझ में आया भी होगा। क्या अब 110% आपका हुआ? जो भी थोड़ा बहुत डाउट था, तो जो भी अभी हमने यहाँ पे पढ़ाया है, हर एक चीज़ को अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से नोट करिए, और इस एग्जाम्पल को बिना सॉल्यूशन देखे आप सोल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि यहाँ पे अभी जितना मैंने आपको बताया है, इससे जब भी क्वेश्चन बनता है तो वो इसी टाइप का बनेगा, इससे दोबारा नहीं बनेगा दूसरी तरह का। बात रही यहाँ पे हमने बी का पूछा था, उसी तरह से आपका ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। तो ए हो जाएगा फाइनल, बी हो जाएगा इनिशियल, है ना? तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, बस इसका उल्टा हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अभी जो भी था इसको अच्छे से नोट करिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि वेक्टर का ही कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन वेक्टर के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उससे पहले आप हर एक चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो याद करने वाला है, और जो समझने वाला है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।